नमस्कार। आज हम युवाल नोआ हरारी की नई किताब नेक्सस उसकी प्रस्तावना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि हम ये समझें कि हरारी क्यों सोचते हैं कि इंसान की असली चुनौती उसकी अपनी सोच मतलब मनोविज्ञान से ज़्यादा उसके बनाए हुए नेटवर्क और सूचना के जाल में फंसी है। हरारी शुरू में ही एक बड़ा सवाल उठाते हैं। हम खुद को होमो सेपियंस कहते हैं, यानी समझदार इंसान। पर क्या हम वाकई उतने समझदार हैं जितनी ताकत हमने हासिल कर ली है? हमने एटम बम बना लिया, डीएनए समझ लिया, एआई बना रहे हैं, पर क्या ये सचमुच बुद्धिमानी है? बिल्कुल। और यहीं से बात गंभीर हो जाती है। हरारी का तर्क है कि ये बढ़ती ताकत ही हमें एक तरह से बर्बादी की तरफ ले जा रही है। पर्यावरण का विनाश देखिए, या फिर काबू से बाहर होती टेक्नोलॉजी, परमाणु युद्ध का खतरा, और इन साझा खतरों का मिलकर सामना करने की बजाय हम और ज्यादा बट रहे हैं। तो सवाल यही है कि अगर हम इतने समझदार हैं तो खुद को मिटाने पर क्यों तुले हुए हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और हरारी ये भी कहते हैं कि दिक्कत सिर्फ ताकत की नहीं है, हम जिंदगी के बुनियादी सवाल ही नहीं जानते। मतलब हम कौन हैं, हमें बनना क्या चाहिए, एक अच्छी जिंदगी है क्या? हम आज भी वैसे ही बहकावे में आ सकते हैं जैसे हमारे पुरखे आते थे। सही बात है। वो बुनियादी सवालों से हम अब भी जूझ रहे हैं। अच्छा, तो इस ताकत और समझदारी के बीच के फासले को समझाने के लिए हरारी कुछ पुरानी कहानियों का जिक्र करते हैं, जैसे वो फायथॉन वाली कहानी। हाँ, फायथॉन जो अपने पिता सूर्यदेव उनका रथ चलाना चाहता था और लगभग दुनिया जला बैठता। या फिर वो गेटे की कहानी का जादूगर का चेला, हाँ, याद है। जो झाड़ू को पानी लाने का मंत्र तो सिखा देता है पर उसे रोकना भूल जाता है और बाढ़ आ जाती है। मतलब इन कहानियों की सीख तो सीधी है, ऐसी ताकतें मत जगाओ जिन्हें तुम संभाल ना सको। बिल्कुल। और हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी में हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। हम धरती के मौसम को बिगाड़ रहे हैं। हमने ड्रोन, बॉट, एआई जैसे न जाने कितने डिजिटल भूत खड़े कर दिए जिन पर हमारा काबू शायद रहे ही ना। लेकिन हरारी ये भी कहते हैं कि ये कहानियां हमें पूरी सच्चाई नहीं बताती, मतलब थोड़ा गुमराह भी करती हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि ये कहानियां समस्या को किसी एक इंसान की गलती या कह लीजिए बेवकूफ़ी बता देती हैं। कोई अकेला हीरो या विलेन गड़बड़ कर देता है। हरारी कहते हैं कि ये नज़रिया बहुत आसान है, असलियत ज़्यादा जटिल है। इंसानी ताकत किसी एक अकेले व्यक्ति से नहीं आती, वो आती है बड़े पैमाने पर सहयोग करने से, मिलकर काम करने से, यानी बड़े बड़े नेटवर्क से। अच्छा, तो असली खतरा किसी एक बुरे इंसान में नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम या नेटवर्क में है जिससे हम जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। असली पहेली ये नहीं है कि कुछ लोग लालची या क्रूर क्यों होते हैं, वो तो होते ही हैं, इंसान है। लेकिन इंसान में दया, विनम्रता, खुशी जैसी चीजें भी हैं, है ना? असली सवाल ये है कि पूरे के पूरे समाज कभी-कभी अपने सबसे बुरे, सबसे खतरनाक सदस्यों के पीछे क्यों चल पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1933 में जर्मनी ने हिटलर को क्यों चुना? ज्यादातर जर्मन तो मनोरोगी नहीं थे। तो मतलब हमारी सबसे बड़ी समस्या किसी एक व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं बल्कि हमारे बनाए हुए सोशल नेटवर्क्स के काम करने का तरीका है। यही हरारी का मुख्य तर्क है। सहयोग हमें बेहिसाब ताकत देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही नेटवर्क, वही संरचनाएं जो सहयोग मुमकिन बनाती हैं, हमें उस ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी उकसाती हैं। तो इंसान के पास सिर्फ समझदारी की कमी नहीं है, उसके पास एक नेटवर्क प्रॉब्लम है। और यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम अपने सहयोग के नेटवर्क को इस तरह बदल सकते हैं कि हम अपनी इन भयानक ताकतों का इस्तेमाल समझदारी से कर सकें, इससे पहले कि वो हमें ही खत्म कर दे? ये बात तो बहुत गहरी है। फिर हरारी कहते हैं कि ये सिर्फ नेटवर्क की समस्या नहीं बल्कि सूचना की समस्या भी है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब ये कि इन बड़े नेटवर्कों को जो चीज़ आपस में जोड़कर रखती है वो है सूचना, इन्फॉर्मेशन। लेकिन हजारों सालों से समाजों को जोड़ने के लिए हमने सच्चाई से ज्यादा कहानियों, मिथकों, कल्पनाओं और यहाँ तक के कोरे झूठ का सहारा लिया है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। क्या वाकई झूठ ताकतवर हो सकता है? देखिए, ये सुनने में कड़वा लग सकता है पर इतिहास तो यही बताता है। धर्म, मिथक, विचारधारा है, यहाँ तक के झूठे षड्यंत्र सिद्धांत, इन्हीं के दम पर बड़े बड़े समाज चलते रहे हैं। हरारी याद दिलाते हैं कि नाजीवाद और स्टालिनवाद
जो सरासर झूठ पर टिके पे वो इतिहास के सबसे मजबूत नेटवर्कों में से थे। बाप रे। हाँ, नाज़ी जर्मनी लगभग दूसरा विश्व युद्ध जीत ही गया था। स्टालिन का सोवियत संघ कोल्ड वॉर जीतने के बहुत करीब पहुंच गया था। तो सबक ये है कि झूठ भी लोगों को एकजुट करने में उतना ही कारगर हो सकता है जितनी सच्चाई। हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि झूठे सिस्टम अपने आप ढह जाएंगे। बिल्कुल, बल्कि खतरा ये है कि भविष्य की कोई तानाशाही जो टेक्नोलॉजी, निगरानी और सूचना पर कंट्रोल रखती हो, शायद वहां कामयाब हो जाए जहां हिटलर और स्टालिन फेल हो गए थे। वो एक ऐसा नेटवर्क बना सकती है जो इतना मजबूत हो कि आने वाली पीढ़ियों को उसका झूठ पकड़ने का मौका ही ना दे। अगर हमें इससे बचना है तो हम सिर्फ उम्मीद नहीं कर सकते कि इतिहास अपने आप सच्चाई का साथ देगा। हमें खुद मेहनत करनी होगी, सजग रहना होगा। तो फिर हम इस सच्चाई को देख क्यों नहीं पाते या अनदेखा कर देते हैं? हरारी इसे नई व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। नई व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है? हाँ, ये वो भोली उम्मीद है, वो आशावाद है कि बड़े सूचना नेटवर्क, क्योंकि वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, तो वो अपने आप हमें सच्चाई और समझदारी की तरफ ले जाएंगे। ये उन पुरानी कहानियों जैसे फायथॉन वाली, उनके निराशावाद का एकदम उल्टा है, हद से ज्यादा आशावादी नजरिया। मतलब ये सोचना कि बस ज्यादा जानकारी ले आओ तो बेहतर समझ आई जाएगी, जैसे मेडिकल साइंस में होता है। ज्यादा डेटा से बीमारियों के असली कारण पता चलते हैं, इलाज मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल वही सोच। इसके मुताबिक ज्ञान ही ताकत है और ज्ञान ही समझदारी। अगर गलतियां होती भी हैं, मान लीजिए अधूरे डेटा से या गलत विश्लेषण से या जानबूझकर फैलाई गलत जानकारी से, तो भी इस भोले नजरिए का हल एक ही है, और ज्यादा जानकारी लाओ। जैसे अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो हजारों डॉक्टर मिलकर लाखों केस देखकर सच के करीब पहुंच जाएंगे। अगर भ्रष्ट लोग सच छिपाते हैं तो ज्यादा पारदर्शिता यानी जानकारी पब्लिक कर देना झूठ को बेनकाब कर देगी। मूल सोच ये है कि बड़े नेटवर्क समय के साथ खुद को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सच झूठ से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन हरारी चेतावनी देते हैं कि ये सोच खतरनाक रूप से सीधी है, बहुत सिंपलिस्टिक है। क्यों? हाँ, दो मुख्य कारण हैं। पहली बात, सिर्फ जानकारी होना समझदारी भरे फैसलों की गारंटी नहीं देता, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी नए वायरस का पता चलता है, इस जानकारी से जीवन बचाने वाली वैक्सीन भी बन सकती है, सही बात है। और अगर यही जानकारी किसी नस्लवादी विचारधारा वाले नेता के हाथ लग जाए तो वो जैविक हथियार भी बना सकता है। जानकारी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो बस पहले से मौजूद इरादों को ताकत देती है, अच्छे या बुरे। और दूसरी वजह? दूसरी बात, ये भोला नजरिया मानता है कि नफरत या पूर्वाग्रह सिर्फ अज्ञानता की वजह से होते हैं। जैसे कि नस्लवादी लोग बस इतिहास या बायोलॉजी ठीक से नहीं जानते, अगर उन्हें सही तथ्य पता चले तो वो सुधर जाएंगे। ये माना जाता है कि विचारों के खुले बाजार में सच अपने आप जीत जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन धारणा है। हाँ, पर इतिहास बताता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। झूठ अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलता है और लोगों को ज्यादा मजबूती से जोड़ सकता है। झूठे नेटवर्क सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाते क्योंकि सच मौजूद है। उनकी ताकत ही शायद इसी में होती है कि वो लोगों को ऐसी कहानियों के पीछे खड़ा कर देते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तो सिर्फ सूचना अपने आप हमें नहीं बचाएगी। और ये भोला दृष्टिकोण सिर्फ किताबी बात नहीं है। आपने कहा कि ये पूरे सूचना युग की, इंफॉर्मेशन एज की गाइडिंग सोच रही है। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, रोनाल्ड रेगन से लेकर बराक ओबामा तक, उधर मार्क ज़करबर्ग से लेकर गूगल तक, सबने कहीं ना कहीं यही उम्मीद जताई है कि जानकारी का खुला बहाव समाजों को मजबूत और समझदार बनाएगा। रेगन ने तो कहा था कि सूचना आधुनिक युग की ऑक्सीजन है और ये तानाशाही को खत्म कर देगी। ओबामा ने चीन में कहा था कि खुली जानकारी से समाज मजबूत होते हैं। और टेक कंपनियों का भी यही नारा रहा है ना? हाँ, फेसबुक का मिशन क्या था? ज्यादा खुली और जुड़ी हुई दुनिया बनाना। गूगल का मिशन है दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सबके लिए सुलभ और उपयोगी बनाना। रे कुर्ज़वाइल जैसे भविष्यवादी तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा अच्छा चक्र, एक वर्चुअस साइकिल बनाती है जिससे सब कुछ बेहतर होता जाता है। पढ़ाई, पैसा, सेहत, लोकतंत्र, यहाँ तक कि हिंसा भी कम होती है। संक्षेप में, जहाँ पुरानी कहानियां चेतावनी देती थी, वहीं सिलिकॉन वैली तरक्की और सशक्तिकरण का वादा करती रही है।
लेकिन क्या इस भोले दृष्टिकोण के पक्ष में कोई सबूत नहीं है? हरारी कुछ तो मानते होंगे कि ये कहीं काम करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हरारी मानते हैं कि इसके पक्ष में भी मजबूत सबूत हैं। जैसे बच्चों की मृत्यु दर को ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। गेटे के जमाने में उनके खुद के 7 भाई बहनों में से सिर्फ 2 बचपन पार कर पाए। उनके अपने 5 बच्चों में से 4 पैदा होने के कुछ हफ्तों में ही मर गए। उस समय जर्मनी में लगभग आधे बच्चे ही 15 साल की उम्र देख पाते थे। सोचिए जरा। बाप रे। और आज? आज दुनिया भर में 95% से ज्यादा बच्चे 15 साल से ज्यादा जीते हैं और जर्मनी में तो ये आंकड़ा 99.5% है। ये अविश्वसनीय बदलाव इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि डॉक्टरों ने बीमारियों, इलाज, ब्लड ग्रुप्स वगैरह पर भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया और बांटा। उस जानकारी को ज्ञान में बदला जिसने जानें बचाईं। तो यहाँ तो भोला नजरिया सही साबित हुआ। ज्यादा जानकारी ने वाकई ताकत और समझदारी दोनों दी। तो फिर समस्या क्या है? अगर जानकारी इतनी अच्छी है तो दिक्कत क्या है? समस्या ये है कि ये तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा है। इन चमत्कारों के साथ साथ इसी जानकारी के सैलाब ने हमें तबाही के कगार पर भी ला खड़ा किया है। आज हर स्मार्टफोन में अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से ज्यादा ज्ञान है। हम अरबों लोगों से जुड़े हैं। फिर भी इसी डेटा के होते हुए हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें उगल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, प्रजातियां खत्म कर रहे हैं। हम पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार बना रहे हैं, एटम बॉम्ब से लेकर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस तक। और ऐसा नहीं है कि नेताओं को या सरकारों को इन खतरों का पता नहीं है। जानकारी तो है उनके पास भी। बिल्कुल, जानकारी की कमी नहीं है। विज्ञान साफ है, तथ्य सबके सामने है। फिर भी इस जानकारी का इस्तेमाल मिलकर समस्या सुलझाने के बजाय देश आपस में लड़ रहे हैं, टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी समझदारी की गारंटी नहीं है, ये साफ है। तो यहाँ से बात एआई पर आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतिहास की सबसे ताकतवर सूचना टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये है कि क्या ये चीजों को बेहतर बनाएगी या बदतर? हाँ, और यहीं पर राय बिल्कुल बंटी हुई है। कुछ लोग जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंड्रीसन या भविष्यवादी रे कुर्जवील, वो मानते हैं कि एआई दुनिया को बचाएगा। एंड्रीसन ने तो एक लेख लिखा था, व्हाई एआई विल सेव द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने कहा कि एआई सब कुछ बेहतर करेगा। सेहत, शिक्षा, गरीबी, पर्यावरण, सब कुछ। उनके लिए एआई बनाना एक नैतिक जिम्मेदारी है। कुर्जवील कहते हैं कि एआई ही वो ब्रेक थ्रू है जिससे बीमारियां, गरीबी, पर्यावरण की समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी बहुत हैं, बहुत गंभीर चिंताएं। हाँ, बहुत ज्यादा। एआई के कई बड़े नाम जैसे बेंगियो, हिंटन, ऑल्टमैन, मस्क, सुलेमान, ये सब चेतावनी दे रहे हैं कि एआई इंसानी सभ्यता को खत्म भी कर सकता है। 2023 के एक सर्वे में आपको पता है 1/3 एआई रिसर्चरों ने माना कि एडवांस्ड एआई से इंसानों के विलुप्त होने का कम से कम 10% खतरा है। 10%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? यहाँ तक कि सरकारों ने भी 2023 में ब्लेचली घोषणा पत्र पर दस्तखत किए, जिसमें इसके विनाशकारी कैटास्ट्रोफिक खतरों की बात है। मुख्य खतरे क्या बताए जा रहे हैं? मतलब किन 2 चीजों का डर सबसे ज्यादा है? 2 मुख्य खतरे हैं। पहला सुपरचार्ज्ड संघर्ष, यानी एआई हथियारों की दौड़ दुनिया के देशों में दुश्मनी को इतना बढ़ा सकती है कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही मचा दे। कुछ लोग इसे सिलिकॉन पर्दा कह रहे हैं, जैसे पहले आयरन कर्टन था। और दूसरा है एआई का प्रभुत्व, मतलब ऐसी स्थिति जहां इंसान नहीं बल्कि एआई सिस्टम खुद राजनीति, संस्कृति, यहाँ तक कि बायोलॉजी पर कब्जा कर ले और इंसान न उन्हें समझ पाए न रोक पाए। और हरारी एक और जरूरी बात कहते हैं, एआई सिर्फ एक औजार, एक टूल नहीं है, ये एक एजेंट है। इसका क्या मतलब है? ये फर्क क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, चाकू, बम या माइक्रोस्कोप जैसे पुराने आविष्कार औजार है, वे खुद से फैसले नहीं लेते। एआई जानकारी प्रोसेस करके खुद फैसले ले सकता है। वो नए आइडिया सोच सकता है, नई खोजें कर सकता है, कला, संगीत, दवा, शायद नई तरह के जीवन रूप भी बना ले। आज भी एल्गोरिदम तय कर रहे हैं कि किसे लोन मिलेगा, किसे नौकरी मिलेगी, किसे कितनी सजा होगी। तो बड़ा सवाल ये है, क्या हम समाज और जीवन के लिए समझदारी भरे फैसले लेने के लिए एल्गोरिदम पर भरोसा कर सकते हैं? हरारी ने अपनी पिछली किताब होमो डेयर्स में 2016 में ही चेतावनी दी थी कि इंसान डेटा के भाव में खो सकता है और एल्गोरिदम को ताकत सौंप सकता है। तो तब से अब तक क्या बदला है?
क्या चीजें ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी हैं? हाँ, बहुत कुछ। एआई अब वाकई कला बना रहा है, इंसानों की नकल कर रहा है और अहम फैसले ले रहा है। जैसा मैंने कहा, पर्यावरण संकट और गहरा गया है, दुनिया में तनाव बढ़ गया है, लोकतंत्र कमजोर हुए हैं। और एक और बड़ी चीज उभरी है पिछले कुछ सालों में, वो है लोकलुभावनवाद यानी पॉपुलिज्म। हाँ, ये पॉपुलिज्म, ये सूचना को कैसे देखता है? इसका क्या असर है इस पूरी बहस पर? देखिए, लोकलुभावन नेता जैसे अमेरिका में ट्रंप या ब्राजील में बोल्सोनारो और क्यूएनएन जैसे आंदोलन, ये सब पारंपरिक संस्थानों जैसे जज, डॉक्टर, पत्रकार, विशेषज्ञ, इन सब को भ्रष्ट बताते हैं। कहते हैं कि ये एलीट लोग झूठ फैलाते हैं। लोकलुभावनवाद सूचना को आम जनता के खिलाफ एक हथियार की तरह पेश करता है। हद तो ये है कि कुछ लोकलुभावन सच्चाई जैसी किसी चीज के होने से ही इनकार करते हैं। उनके लिए सब कुछ सिर्फ ताकत की लड़ाई है। तथ्य, सत्य जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। लोग पूछते हैं, किसका सच? क्या ये सोच बिल्कुल नई है या इसके पीछे भी कोई इतिहास है? नहीं, ये पूरी तरह नई नहीं है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास सिर्फ अमीर गरीब मतलब वर्ग संघर्ष है और सूचना अमीरों का हथियार है। फिर 20वीं सदी में फुको और एडवर्ड सईद जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि विज्ञान और संस्थान भी असल में पूंजीवादी या औपनिवेशिक ताकतों की ही सेवा करते हैं, किसी निरपेक्ष सत्य की नहीं। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं लगता? मतलब लोकलुभावन नेता कहते हैं कि अभिजात वर्ग पर भरोसा मत करो क्योंकि वो ताकत के भूखे हैं, लेकिन फिर वे चाहते हैं कि लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करें। वे खुद भी तो सत्ता चाहते हैं। बिल्कुल, यही इसका बड़ा विरोधाभास है और ये दो अजीब से बल्कि उल्टे समाधानों की तरफ ले जाता है। पहला है कट्टर अनुभववाद, रेडिकल एम्पिरिसिज्म, यानी अपना रिसर्च खुद करो, किसी संस्था पर भरोसा मत करो, सिर्फ उस पर यकीन करो जो तुम खुद देख सुन सको, वेरीफाई कर सको। पर यह तो मुमकिन नहीं है हर चीज के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज। हाँ, यही दिक्कत है। क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल मुद्दों को कोई अकेला इंसान खुद कैसे वेरीफाई करेगा? असल में ये तरीका सच्चाई को नकारता है और मिलकर ज्ञान बनाने की प्रक्रिया को, कलेक्टिव नॉलेज को कमजोर करता है। और दूसरा समाधान क्या है? दूसरा है धर्म या करिश्माई नेताओं की ओर लौटना। विज्ञान और विशेषज्ञों पर शक करो और भरोसा करो धार्मिक ग्रंथों या किसी चमत्कारी नेता पर। कई आधुनिक लोक लुभावन आंदोलन आप देखेंगे वो पारंपरिक धर्मों से जुड़ते हैं। अमेरिका, ब्राजील, भारत, तुर्की, कई जगह दावा ये होता है कि विज्ञान वगैरह तो अमीरों का, एलीट का खेल है, असली सच तो पवित्र किताबों में है, बाइबल, कुरान, वेद। या फिर कुछ लोग किसी करिश्माई नेता जैसे ट्रंप, बोल्सोनारो में पूरा विश्वास रखते हैं, उन्हें भगवान का दूत या जनता की आवाज मानते हैं। तो मतलब लोकलुभावनवाद शुरू होता है ये कहकर कि सारे एलीट झूठे हैं और सत्ता के भूखे हैं, और खत्म होता है सारी ताकत एक ऐसे नेता के हाथ में देकर जिसे गलती न करने वाला और सबसे पाक साफ बताया जाता है। हाँ, बिल्कुल यही इसका निचोड़ है। ये दिखाता है कि कैसे लोक लुभावनवाद पहले तो सच्चाई और संस्थानों पर शक पैदा करता है मार्क्सवादी अंदाज में, और फिर दो बिल्कुल उल्टे रास्तों पर बढ़ जाता है। एक है खुद सच ढूंढो वाला अव्यवहारिक रास्ता, और दूसरा है भगवान या नेता पर भरोसा करो वाला रास्ता, जो तानाशाही की तरफ ले जाता है। अच्छा, हरारी नेटवर्क की ऐतिहासिक जड़ों पर भी बात करते हैं। वो मिथक यानी मिथोलॉजी और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का क्या जिक्र करते हैं? हाँ, हरारी कहते हैं कि इंसानी सूचना नेटवर्क हमेशा दो चीजों पर टिके रहें, मिथक और नौकरशाही। मिथक यानी कहानियां जो हमें मतलब देती हैं, एकता देती हैं, जैसे बाइबल की कहानियां या रामायण महाभारत। और नौकरशाही यानी सिस्टम जो जानकारी को संभालता है, फैलाता है, नियम बनाता है, जैसे चर्च के अधिकारी जिन्होंने बाइबल को संकलित किया या पुराने जमाने के शास्त्री। इन दोनों में हमेशा एक खींचतान रहती है। कहानी कहने वाले जो क्रिएटिव होते हैं, सपने दिखाते हैं, और नियम बनाने वाले जो व्यवस्था चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। समाज इसी संतुलन से बनते बिगड़ते हैं। क्या इन नेटवर्कों में खुद को सुधारने की, मतलब सेल्फ करेक्शन की कोई गुंजाइश होती है? हाँ, बिल्कुल। इन नेटवर्कों में खुद को सुधारने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीके कमजोर भी हो सकते हैं। जैसे पुराने कैथोलिक चर्च में अंधविश्वास और कट्टरता घुस गई थी,
या फिर मजबूत भी हो सकते हैं, जैसे विज्ञान में पीयर रिव्यू का सिस्टम है या अदालतों का ज़रूरत के हिसाब से बदलना, उनमें अपील का प्रावधान होना। नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड भी हो सकते हैं, यानी एक केंद्र से चलने वाले। ये कुशल होते हैं पर इनके ढहने का खतरा रहता है, जैसे सोवियत संघ। या डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, यानी फैले हुए। ये लचीले होते हैं पर उनमें अव्यवस्था हो सकती है, जैसे अमेरिकी लोकतंत्र। इतिहास का अध्ययन हमें यही सब समझने में मदद करता है कि एआई जैसे नए नेटवर्क के क्या खतरे और मौके हो सकते हैं। और अब हम एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर हैं। इंसानी दिमाग जो कार्बनिक है, ऑर्गेनिक, से सिलिकॉन चिप्स जो अकार्बनिक हैं, इनऑर्गेनिक वाले नेटवर्क की तरफ। बिल्कुल। और फर्क बहुत बड़ा है। मशीनें भूलती नहीं, सोती नहीं, मरती नहीं। इससे बिल्कुल नई संभावनाएं और नए खतरे पैदा होते हैं, जैसे हमेशा की निगरानी, पैसे पर पूरा कंट्रोल, शायद अमर नेता भी। खतरा यह है कि इंसान बिना सोचे समझे इस बदलाव में कूद रहा है। जैसे 2010 के दशक में सोशल मीडिया ने म्यांमार में कैसे जातीय हिंसा भड़काई, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि बिना समझे टेक्नोलॉजी अपनाने का क्या नतीजा हो सकता है। मूल बात यह है, एआई सिर्फ एक और औजार नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग किस्म का नेटवर्क है जिसके नियम अलग हैं, क्षमताएं अलग हैं। तो समाज एआई के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे? खासकर लोकतंत्र और तानाशाही पर इसका क्या असर होगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा। लोकतंत्रों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर चैटबॉट इतनी आसानी से इंसानों की नकल कर सकते हैं तो सच्ची सार्थक बहस कैसे होगी? कौन असली है, कौन बॉट? अगर पैसा भी एल्गोरिदम चलाने लगे तो अर्थव्यवस्था को कौन संभालेगा? दूसरी तरफ तानाशाही सरकारें कंट्रोल पसंद करती हैं, लेकिन एआई को पूरी तरह कंट्रोल करना, सेंसर करना या डराना शायद मुमकिन ना हो। इससे ये खतरा भी है कि एआई अपने इंसानी मालिकों से ही आज़ाद हो जाए। तो बड़ा सवाल यही है कि एआई किसे ज्यादा ताकत देगा, लोकतंत्र को या तानाशाही को? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एआई के खतरों को देखकर दुनिया के देश आपस में लड़ने के बजाय एकजुट हो जाएं? ये भी एक संभावना है। तो इस पूरी काफी गहन चर्चा का सार क्या है? अगर श्रोताओं के लिए मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगे? हाँ, जरूर। पहली बात तो शायद यही कि इंसान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी व्यक्तिगत कमियां नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए सहयोग के नेटवर्क और उनमें बहने वाली सूचना को संभालना है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी बात, ये भूली उम्मीद के ज्यादा जानकारी अपने आप समझदारी लाएगी, ये खतरनाक रूप से सरल है। झूठ अक्सर सच्चाई से ज्यादा ताकतवर नेटवर्क बना सकता है, ये हमने देखा। बिल्कुल। तीसरी, एआई सिर्फ एक औजार नहीं बल्कि एक एजेंट है, जिसके आने से अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और चौथी बात, लोक लुभावनवाद जिस तरह सच्चाई पर हमला कर रहा है, उससे समाधान खोजना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो भरोसे की नींव को ही हिला रहा है। और आखिर में, इतिहास में मिथक और नौकरशाही की खींचतान को समझना हमें आज की चुनौतियों को सही नजरिए से देखने में मदद करता है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो स्रोत के आखिर में भी उठता है सोचने के लिए। एआई और सोशल नेटवर्क के इस दौर में आखिर सूचना है क्या चीज? व्हाट इज इंफॉर्मेशन रियली? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया आपने। इस गहरी और जरूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।